एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज आपकी विज्ञान जिज्ञासा का पाठ नंबर 2 लेकर आए हैं हम। सजीव जगत में विविधता, यानी जो सजीव होते हैं उनका रहन सहन खान पान की दृष्टि से कह सकते हैं क्या विविधता होती है। सबसे पहले एक सुभाषित है, पढ़ लेते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। सुभाषित है, इसका अर्थ होता है बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। इसी सुविचार के साथ, इसी सुभाषित के साथ करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। कल की सुगत वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विज्ञान में प्रकृति की सैर यानी नेचर वॉक कहते हैं अंग्रेजी में इसे, इसको सुगम बनाने के लिए यानी इसे आसान बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा जो हैं वो विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। इट मीन्स वो पक्षियों की नकल बड़े आसानी से कर लेते हैं, पक्षियों की आवाज में हूबहू बोल देते हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं, यानी कि इसमें भी बहुत अच्छे से जानकार हैं वो। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। जैसे घूमने के लिए आप भी टूर पर जाने के लिए बड़े उत्साहित होते होंगे, वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया है कि वे सभी अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। सोचो कि क्यों ये निर्देश दिया, परामर्श दिया होगा, क्योंकि जो कुछ भी वो अपने आसपास देखेंगे या उन्हें समझाया जाएगा उसे वो नोटबुक में लिख सकते हैं पेन की हेल्प से, और पानी की बोतल अगर उन्हें प्यास लगती है तो उसके लिए काम आ जाएगी। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान यानी कि पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। गंध का मतलब होता है स्मेल, अंग्रेजी में स्मेल तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम हिंदी में अच्छे से समझते हैं और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में अच्छे से समझते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें, उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। केवल मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों यानी अलग अलग प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनि जो आवाज आ रही हैं उन्हें भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखने लगते हैं जिनमें घास, झाड़ियां, बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करने लगते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं जिसे उनकी जो टीचर हैं उन्होंने ले जाने के लिए कहा था, और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, उनकी चहचहाट की आवाज जो होती है उसे सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है, भिन्न प्रकार की आवाज होती है। कोयल है तो उसकी एक अलग आवाज होगी, कौवा है तो एक अलग आवाज होगी, तोता की अलग आवाज होगी, कबूतर की अलग आवाज होगी, चिड़िया की अलग आवाज होगी, और भी प्रकृति में बहुत सारे पक्षी हैं तो उन सबकी आवाज भी अलग अलग होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम
चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि जो है उनकी नकल करने का अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनि की नकल करते हैं। इसका मतलब हुआ विभिन्न पक्षियों की तरह आवाज निकालने लगते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं, जैसे आप भी करते होगे। और एक स्टूडेंट उनमें से साइड में आपको नजर आ रहा होगा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव, कलरव मीन्स उनकी जो विशेष प्रकार की चहचहाट है, आवाज होती है। आश्चर्य होता है ना जब कभी बाहर जाते हैं और कुछ नया देखने को मिलता है। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता की बात करते हैं। क्रियाकलाप है, ये आपके लिए है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान यानी बगीचे या पार्क या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कोई कार्यक्रम बनाएं। आप प्रकृति की सैर करते समय जैसे विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन भी करें आप। साथ ही मौसम की स्थिति, जैसे मौसम गर्म है, ठंडा है, तेज हवा है, बारिश नहीं है, तो इसका भी आप अवलोकन करके अपनी नोटबुक में अंकित करें। जैसे उन छात्र छात्राओं ने अपने टीचर के साथ किया था। वैज्ञानिक थे, उन्हें साथ लेकर गए और एक वहां के वरिष्ठ नागरिक थे, उनकी भी हेल्प ली। आगे आपके लिए एक्टिविटी है, आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं जब कहीं घूमने जाते हैं तो। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ कभी छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती भी बिल्कुल नहीं तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका दी गई है आगे। 2.1 में खाली जगह जो है, रिक्त स्थान, उसमें अंकित करेंगे। 2.1 जो तालिका है उसके चित्र दिए गए हैं उदाहरण के लिए, तो करते हैं। सबसे पहले आपके पास में जो चित्र है ये आपका, ये घास का पौधा है। तुलसी का पौधा आपने खूब देखा होगा। एक गुड़हल का फूल है, ये भी आपने खूब देखा होगा अपने आसपास में। अवलोकन करने के बारे में बाद में इनके बारे में लिखना है। सामान्य घास जो होती है, इसका तना कैसा होता है? कोमल और पतला होता है। पत्तियों की आकृति और अभिविन्यास, यानी पत्ती जो होती हैं, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है, केवल एक पत्ता निकलता है पत्तियों से। और सामान्य घास में फूल कोई होता नहीं है। कोई और अन्य अवलोकन आपको जो दिख रहा हो तो वो लिख सकते हैं, जैसे पत्तियां कैसी होती हैं हरी घास की, हरी होती हैं। आगे देखते हैं तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में क्या देखते हैं? कठोर और पतला होता है। पत्तियां जोड़ी जो होती है पत्तियों की, वो एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। और तुलसी के पौधे पर जो फूल होता है वो गुलाबी बैंगनी रंग का होता है। सभी के घरों में ज्यादातर पाया जाता है। अगर आपके घर में नहीं है तो क्यों नहीं है, एक बार अपने घर पता करें। तीसरा है गुड़हल का पौधा। तना कठोर होता है। और बाकी जो व्यवस्था पत्तियों की बात है, वो पत्ती कैसी होती हैं आप लिखें। फूल कैसे होते हैं आप लिखें, ठीक है। और तने के बारे में भी आपको ही लिखना है। ये तने का कॉलम हो गया, ये फूल का, और ये पत्तियों का। इसी प्रकार नीम के बारे में हिंट दी हुई है। और अन्य कोई पौधा अगर आपको अपने आसपास में नजर आता है तो उसके बारे में भी अवलोकन करके आपके लिए ये एक्टिविटी वर्क हो गया, जो आपको स्वयं करना है। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। समानता मीन्स एक जैसी चीजें, विभिन्नता मीन्स क्या अलग अलग प्रकार हैं उनके। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे पौधा लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, कठोर हो सकता है अथवा कोमल तना हो सकता है उसका। विभिन्न प्रकार की आकृति जो होती है उनकी, पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास कैसा बना होता है। सभी की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई बार देखने में अगर हम
मोटा मोटी देखेंगे तो लगेगा कि एक जैसी हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की होती हैं अगर उनके अभिविन्यास को देखते हैं तो। फूलों के रंग भी सभी पौधों के ज्यादातर अलग अलग होते हैं, आकार भी उनका अलग होता है और सुगंध जो होती है उसमें भी भिन्नता ही होती है। अब सैर के समय देखे गए, यानी मॉर्निंग वॉक जो होती है, घूमने जो जाते हैं, तो सैर के समय देखे गए और अपने पूर्व अनुभव जो होते हैं उनके आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने का स्थान, उनका भोजन, गति का प्रकार की तालिका आपके सामने 2.2 में दिखाई गई है। तो खाली जगह जो है वो आपको भरनी है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ इन्होंने हेल्प के लिए बुक में दिया है। जैसे जंतु है कौवा। कौवा रहता कहाँ है? वृक्ष पर। भोजन क्या खाता है? कीट खाता है। आपके घर से रोटी भी खा लेता है, यानी ये सर्वाहारी में काउंट होता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी कौन से? जो केवल साग सब्जी हरे पौधे खाते हैं। और मांसाहारी में जो एक दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। और सर्वाहारी में जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की विशेषता रखते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। अब आते हैं गति के प्रकार। गति, कौवा कैसी गति करता है? उड़कर चलता, उड़ता भी है और चलता भी है। और कोई आपको विशेषता लग रही हो तो वो बता सकते हैं। चोंच में टहनी लिए हुए ये ज्यादातर पाया जाता है। आगे है चींटी। कहाँ रहती है? मिट्टी और बिलों में रहती है। पत्तियां, बीज और कीट इनको खाती है। गति कैसे? केवल चलना होता है। और कोई अवलोकन? 6 पाद होते हैं। पाद का मतलब यहाँ पर पैर होते हैं। अब गाय के बारे में विशेषता लिखेंगे। गाय कहाँ रहती है? भोजन घास और पत्तियां हरे पेड़ पौधों की खाती है। गति ये भी चलती है केवल। और कोई अवलोकन आपकी समझ में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, यानी कि दूध देती है, ये हो सकता है अवलोकन में। और अब आपको लगता है आपके आसपास में और भी जंतु हैं तो उनके नाम भी आप अपने आसपास से ले सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप अपने आप भी इन्हें पूरा कर सकते हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया उनमें क्या समानता और क्या भिन्नताएं हैं, ये आपको कंपेयर करना है। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं। मेंढक जैसे जंतु जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं और साथ में क्या करना है? आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक का सृजन करें, यानी कि बनाएं। तो ये आपके लिए क्रिएटिव वर्क हो गया। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास का जो वातावरण है उसका अवलोकन करें। देखते भी होंगे और विविध प्रकार के वहां पौधे और जंतुओं को भी देखने समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें, इच्छा करें। ऐसे किसी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिस जो तालिका 2.1 या 2.2 में नहीं दिया है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। आगे क्रियाकलाप है आपके लिए एक्टिविटी 2.2। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे और एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा अब तक। ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो सभी कर सकते हैं। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधों और जंतुओं का चित्र क्या है? श्यामपट्ट, जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं। आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर बना सकते हैं जो जो जिसने देखा। इससे क्या होगा? आपकी विज्ञान के साथ साथ ड्राइंग का भी पता चलेगा कि आप ड्राइंग बनाने में कैसे हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ आपके पास चित्र में बच्चों ने, आपके जैसे ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने किसी ने पौधा बनाया है, किसी ने कोई जंतु बनाया है, खरगोश बनाया है या कछुआ बनाया है या सांप जैसी आकृति बनाई है या पेड़ बनाए हैं अलग अलग प्रकार के। ये डिपेंड किया है उन्होंने क्या सोचा आंखें बंद करके। तो ये आप भी अपने लिए एक्टिविटी कर सकते हैं।
कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? आप इन्हें काउंट करके लिखें अपने पास। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु यानी हो सकते हैं, इनसे भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। जितने बच्चों की समझ में आए उतने उन्होंने बना दिया, बाकी उससे ज्यादा तो बहुत सारे हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का ही भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। किसने? पेड़ ने हेल्प की पक्षियों और जंतुओं की। और जंतु क्या कर रहे हैं? जंतु फल खाने के बाद बीज कहाँ फैला देते हैं, फैलाते हैं। तो क्या किया? पेड़ की हेल्प जंतुओं ने कर दी। बीज का क्या होगा? आगे चलने के बाद में उचित नमी, धूप, वायु मिलने के साथ साथ वो एक पौधे में बदल जाएगा और बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ों ने हेल्प की पक्षियों और जंतुओं की, और पक्षियों और जंतुओं ने हेल्प किसकी की? नए पेड़ बनने की। क्या आप ऐसे कुछ और अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें पता चल सके कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं? तो ये आपके लिए एक्टिविटी वर्क है, सोचेंगे। आगे आते हैं, पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालते हैं। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु क्या हैं? विद्यमान हैं, पाए जाते हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में अभी सीखा है। जो बच्चे चित्र बना रहे थे आंख बंद कर करके, तो अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं के बारे में आपने भी सोचा। हम उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर कुछ समूह बना सकते हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र आप एकत्रित कर रहे हैं। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट या अन्य स्रोत जहां भी आपको मिल सके वहां से चित्र काट सकते हैं और प्रत्येक जो चित्र है अलग अलग कार्ड पर उसे चिपका सकते हैं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने सभी समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड भी एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में जो दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका आपके पास में जो ऊपर थी 2.1 और 2.2, उसमें लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं के बारे में आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर समूह बनाएं कि कौन कौन से पौधों में एक जैसी विशेषता पाई जाती है या कौन कौन से जंतुओं में एक एक प्रकार की यानी कि विशेषता पाई जाती है एक जैसी। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ भी साझा करें और उन पर आप डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करके आपको क्या मिलेगा? आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाइयों के आधार पर समूह बनाया हो, जबकि हो सकता है कुछ ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति के आधार पर बना दिया हो। यानी किन पौधों में फूल होते हैं, किन पौधों में फूल नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं। तो ये समूह बनाने के लिए अलग अलग कंडीशन भी ली जा सकती हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? जैसे फूलों के आधार पर बना सकते हैं, फूल उपस्थित हैं या नहीं है। या हो सकता है कठोर या कोमल तने के आधार पर बना सकते हैं, किन पौधों का तना कठोर होता है, किन का कोमल होता है। या खान पान का स्वभाव के बारे में यानी जंतुओं के बारे में बना सकते हैं कि कौन से जंतु क्या क्या खाते हैं, कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं, कौन से सर्वाहारी हैं। या रहने के स्थान के बारे में भी बना सकते हैं कि कौन से जंतु कहाँ पर रहते हैं। कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं। तो इस तरह से समूह बना सकते हैं। आगे है, संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता
या विभिन्नता के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय है हमारा, हमारे आसपास की सामग्री, इसमें और अधिक से जानेंगे। आगे है पौधों के समूह कैसे बनाए जाएंगे। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियों की आकृति, रंग, आकार, व्यवस्था भिन्न होती है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 पीछे जो गया उसमें पौधों की उपर्युक्त यानी कि ऊपर जो लिखी गई है किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रयास किया होगा। आपने पूर्वी कक्षाओं में भी सीखा होगा कि पौधों के समूह की उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं के आधार पर अधिक विस्तार से अध्ययन करें, इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप है आपके पास 2.4। क्रियाकलाप ज्यादा से ज्यादा इसलिए है कि आपको ज्यादा से ज्यादा करके सीखने का मौका मिले, क्योंकि अगर कोई चीज आपको रखी रखाई मिल जाएगी तो क्या होगा, आपको उसमें सीखने का मौका कम मिलेगा। इसलिए आप जितना ज्यादा करके देखेंगे उतना ही आपको सीखने का मौका ज्यादा मिलेगा और बहुत लंबे समय तक वो चीजें आपके मन में स्थायित्व हो जाएंगी और कभी आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं अगर आप करके खुद देखेंगे तो। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। चलो चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखना है। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं? आप अपनी लंबाई चेक करें कि आपसे सारे छोटे नजर आ रहे हैं क्या, या आपके बराबर ऊंचाई के हैं या आपसे अधिक ऊंचे हैं। तने का रंग भूरा है या हरा है। साथ ही उनके तनों को छूकर भी महसूस करें। उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें, तोड़ना नहीं है, मोड़ कर प्रयास कर सकते हैं। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है। ध्यान रखें तना टूटे नहीं, वही बात जो हमने बताई है आपको। यह देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों से भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। आगे पास में आपके आता है आम का पौधा। आम का पौधा है तो इसकी ऊंचाई छोटा है, मध्यम है या ऊंचा है, तो आम का पौधा हमेशा ऊंचा होता है। तना कैसा होता है, कलर में तना जो होगा वो हरा होगा या भूरा, तो भूरे कलर का होता है। कठोर होगा या कोमल, कठोर होगा। मोटा होता है या पतला, मोटा होता है। भूमि के निकट होता है। शाखाओं के प्रकटन की बात कर रहे हैं, शाखा यानी टहनी जो होती हैं वो भूमि के निकट होती हैं, तने में ऊंचाई पर। तो ये जो शाखाएं हैं आम की वो तने की ऊंचाई पर होती हैं। पादप समूह कैसा होता है, ये वृक्ष कहा जाता है। इस तरह से जो विशेषताएं रखेगा वो वृक्ष कहलाएगा। गुलाब का पौधा देखें, ऊंचाई कैसी होगी, मध्यम होगी। तना कैसा होगा, भूरे कलर का। कठोर होगा या मुलायम, कठोर होगा। पतला होगा या मोटा, पतला होगा। भूमि के निकट होगा। शाखाओं का प्रकटन, हाँ जी, भूमि के निकट ही होती हैं इसकी शाखाएं। और पादप समूह कैसा कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है इसे। आगे आता है टमाटर का पौधा। ऊंचाई छोटी सी होती है, आपने देखा हो तो। हरा भूरा होता है या भूरा होता है, ये हरे कलर का तना होता है। कठोर होता है या कोमल, टमाटर का जो तना होता है वो कोमल होता है। मोटा होता है या पतला, पतला ही होता है टमाटर का तना भी। तो जो किसान के घरों से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो बड़े अच्छे से बता सकते हैं, और जो किसान के घर से बिलोंग नहीं करते हैं उनके पास सुविधा है कि वो अपने माता पिता से जानकारी लें या टमाटर के पौधा देखने के लिए अपने आसपास किसी खेत पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे कि आप प्रकृति के आसपास की चीजों को जान सकेंगे अधिक से अधिक। आते हैं आगे, भूमि के निकट होता है। हाँ जी, शाखाएं जो होती हैं भूमि के निकट होती हैं। और पादप समूह का कैसा होता है, इसे शाख कहा जाता है। आगे आते हैं, आपको शाख, झाड़ी और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए। तालिका 2.3 में जानकारी दी गई है। शाख, झाड़ी और वृक्ष के लिए कैसे आप पहचान सकते हैं, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं।
अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये उनके लिए भी है और साथ में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए तो है ही है। आपके पास में बराबर में जो पौधा है, ये पौधा किसका है? वृक्ष कहा जा रहा है क्योंकि ये बड़ा है। कैसे? अब इसके बारे में जान लेते हैं, वृक्ष क्यों कह रहे हैं इसे। चलिए पढ़ लेते हैं डिफाइन। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना प्रारंभ करती हैं। ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का पौधा या आम का पेड़। तो क्या समझ में आया? यानी लकड़ी बहुत सख्त होगी तने की, मोटे होंगे तने, कठोर भी होंगे और भूरे कलर के, और साथ में ये बहुत ऊंचे होते हैं और इनकी शाखाएं जो होती हैं वो जमीन से टच नहीं होती, ये इनके तने से काफी ऊंचाई से निकलती हैं। चलिए आई होप समझ में आ चुका होगा। झाड़ी का एक उदाहरण आपके सामने पौधा दिख रहा है, व्हाइट कलर का गुलाब का पौधा है, साथ में शाक के रूप में टमाटर का पौधा भी आपको दिख रहा है। अब इनके बारे में जानते हैं। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधों में के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे तने तो होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होंगे लेकिन वृक्ष के तने की जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा चित्र भी दिखाया गया है। ऊंचे नहीं होंगे तने एक तो, साथ में भूरे रंग के तो होंगे ही लकड़ी जैसे, लेकिन शाखाएं जो होंगी वो क्या होंगी? भूमि के निकट से ही निकलेंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है? ये झाड़ी है। और वृक्ष के तने की बराबर मोटाई भी इनकी नहीं होती है। आगे आते हैं तीसरा, शाक के बारे में। शाक क्या होता है? कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा देखकर ही बता दोगे, यानी कि साइज में भी छोटे हो गए और तने जो हुए वो कोमल भी हो गए और हरे भी हो गए, शाक कह देंगे। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, इन्हें आरोही लता यानी क्लाइंबर कहते हैं। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको विसर्पी लता या फिर क्रीपर कहा जाता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? एक क्रियाकलाप और आगे है, जानते हैं उससे। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को आप देखें। अलग अलग प्रकार की पत्ती अगर आपके सामने दिखाई गई हैं, चाहे तो आपने भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गुड़हल की पत्ती है, एक केले की पत्ती है और एक है कोई घास की पत्ती। इन तीनों का अगर हम आपस में कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? गुड़हल की पत्ती जो होती है जालिका रूपी शिराविन्यास है। देखें जाली सी बुनी हुई है, इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही आगे आती है केले की पत्ती, समांतर शिराविन्यास है। इट मीन्स एक इक्वल डिस्टेंस के साथ चलता चला जा रहा है इस तरह से। आगे आती है घास की जो पत्ती है, समांतर शिराविन्यास से युक्त है, ये भी इट मीन्स ये केले की पत्ती के जैसी ही है। अब शिराविन्यास को प्रदर्शित करने के साथ साथ हमने पत्ती के बारे में जाना और डीपली जान लेते हैं शिराविन्यास के बारे में। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? शिराएं, जो हमने अभी बताई हैं आपको। शिराओं द्वारा दर्शाए गए जो पैटर्न है उन्हें शिराविन्यास कहेंगे। चित्र दिखाए गए हैं 2.4 के और ख आपको नजर आ रहे होंगे। क ये वाला था, ख ये था। इसमें जो पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई दिए, आप उन्हें एक बार लिखेंगे, हालांकि हमने अभी बताया है। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जाल का रूपी शिराविन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां जो होती हैं उनमें जाल का रूपी शिराविन्यास मिलाया होगा, क्योंकि ये जाल के जैसा बना होता है। इस शिराविन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों में शिराएं
समांतर चलती हैं। समांतर मीन्स बराबर दूरी पर, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, जो डिस्टेंस ये है वही आगे डिस्टेंस फॉलो करती चलेंगी, तो ये समांतर हो जाती हैं और इस पैटर्न को समांतर शिराविन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां जो समांतर शिराविन्यास प्रदर्शित कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिराविन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? हाँ जी, बनाए जा सकते हैं। आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पत्ती आपने देख ली और अब जानते हैं इसके बारे में, अब जानते हैं जड़ों के बारे में। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए आपके माइंड में। करते हैं शुरू, पता लगाते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। आप किसी खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानी पूर्वक खोदकर बाहर निकाल लें। जड़ नहीं कटनी चाहिए, इस तरह से कट करना है भाई। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर लें, जिससे कि क्या होगा, उनकी जड़ें हमें आसानी से दिखने लगेंगी। जड़ों को पानी से धो लेंगे। धोने के बाद में उनका अवलोकन करें, जिससे कि मिट्टी उसमें से निकल जाएगी और फिर जड़ें ही जड़ें दिखाई देंगी। अवलोकन के बाद आपने क्या देखा, शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। इसका मतलब उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना अपना अवलोकन करने के बाद में। आपके सामने दो शाक हैं। सबसे पहले है सरसों के पौधे में एक जड़ दिखाई गई है, जिस जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और सामान्य घास के पौधे में एक जड़ है जिसे झकड़ा जड़ कहते हैं, जो रेशेदार होती है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये जड़ें कौन सी किस प्रकार की होती हैं। मूसला ही क्यों कहते हैं इसे, या इसे जकड़ा यानी झकड़ा या रेशेदार ही क्यों कहते हैं। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं, चित्र में आपने देख ही लिया है। आप खुद भी करके देखेंगे इसे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब आते हैं 2.5 का क्या, सरसों के पौधों की जड़ों को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखें तो इस पौधे की एक जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ निकलती हैं। जैसे ये जड़ तो हो गई मुख्य जड़, इसमें से ये छोटी छोटी जड़ें इस तरह से निकल रही हैं। ऐसी जड़ों को ही क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले अन्य पौधे का भी उदाहरण एक गुड़हल है, जिसे आपने अभी ऊपर चित्र में देखा होगा। क्रियाकलाप 2.1 में, तालिका 2.1 में अंकित किया गया है कि आगे देखें, उसमें दिखाया गया है कि पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। पौधे की जड़ें जो है समान माप की पतली गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं और तने के आधार से निकलती हैं। ऐसे जड़ों को झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, यानी आपने अगर क्रियाकलाप के लिए अगर और भी कोई घास के अलावा जड़ देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं कि आपके पास कैसी जड़ है। तो ये झकड़ा जड़ क्या हुई, एक तना हुआ, तने में से ही बहुत सारी जड़ें निकलती रहती हैं, ये झकड़ा जड़ होगी। और मूसला में क्या हुआ था, एक मुख्य जड़ होगी, इसके सहारे बहुत सारी जड़ें यानी रेशे से निकलते रहेंगी। किसी पौधे की पत्ती में शिराविन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम इसका कैसे पता लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। आपने विद्यालय की नर्सरी, पौधा घर अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें, उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, गेंदा, सदाबहार, पेरिविंकल और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का भी अवलोकन कर लें। और आपके सामने एक तालिका है, इसमें आप उनके बारे में लिख सकते हैं। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई दिया? सदाबहार के पौधों में मूसला जड़ें होती हैं और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिराविन्यास वाले अन्य पौधों में मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी झकड़ा जड़ें होती हैं? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा उनमें मूसला जड़ें होंगी ही होंगी, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होगा उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। ये आपके लिए याद करने की चीज हो गई। कैसे?
इसे अंडरलाइन कर लेंगे जिससे कि आपको ये याद रहेगा सारा। यहां से ये वाला लिखना है, जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें जकड़ा जड़ें होती हैं, यानी कि सामान्यतः अब ये है फाइनल जो स्टेप है, सामान्यतः जिन पौधों में जालका रूपी शिराविन्यास होगा उनमें मूसला जड़ होती है और जिनमें समांतर शिराविन्यास होगा उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालका रूपी शिराविन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार, पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? आइए तुलना कर लेते हैं। अब क्या करें, बीज के बारे में जानते हैं। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगो दें। चने के बीज का आवरण यानी कि उसका कवर हटाकर बीजों की संरचना देखें अंदर से। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न है? भिन्न मीन्स अलग प्रकार है। तो आपके सामने चने के जो बीज के बारे में कह रहे हैं, द्विबीजपत्री है और एक बीजपत्री होता है मक्का का। अब ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बारे में जान लेते हैं। आप देखेंगे चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग को बीजपत्र यानी कॉटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, अब यहाँ से डिफाइन याद करेंगे, जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकोटिलीडन्स या डाइकॉट भी कहते हैं। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्र या मोनोकोटिलीडन्स या मोनोकॉट कहा जाता है। तो आई होप आपको द्विबीजपत्री पौधों और एक बीजपत्री पौधों के बारे में पता चल चुका होगा, यानी जिन पौधों के बीज द्विबीजपत्री या फिर एक बीजपत्री होते हैं। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में और बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है। ध्यान से फिर से याद करने की चीज आ गई आपके लिए। यहाँ से एनसीईआरटी का यही अपने आप में फंडा है कि अगर आपने ये ध्यान से पढ़ ली तो आगे कभी भी किसी भी एग्जाम में आप हार नहीं मान सकते, मात नहीं खाएंगे, हमेशा सारे एग्जाम क्लियर करते चले जाएंगे। तो क्या है, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र यानी झकड़ा प्रकार की जड़ होती है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के बस समूह बनाने के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने किसका सीखा? पौधों का। जंतुओं के बारे में जानते हैं। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए उनमें से कुछ विस्तार से चर्चा कर लेते हैं आपके बीच में। क्या है, पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2.9 है। आपने क्रियाकलाप 2.2 कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 है अभी, उसमें अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए और अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का एक पोस्टर बना सकते हैं। ये रहा चित्र आपके सामने, और चित्र को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जा रहा है। वीडियो वैसे काफी लंबी जा रही है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपके लिए हम तैयार हैं तो आपको मौका है, आप 2 भागों में वीडियो को देख लेना, 3 भागों में देख लेना। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार यहीं पर लाइक कर लें, वीडियो को और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और पढ़ने के बाद कर देना शेयर। और अगर लगता है कि भूल जाओगे तो फिर अभी शेयर कर दो, जो आपके जैसे सभी स्टूडेंट के ये काम आ सके।
चलिए करते हैं। आपको बहुत सारे इसमें जीव जंतु नजर आ रहे होंगे और किस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहे हैं या किस अपने शरीर के अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं गति करने के लिए, ये आपको नजर आ रहा होगा और आप जानते भी होंगे। अब जानते हैं इनके बारे में। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। पीछे एक तालिका दिखाई हुई है इन या आगे तालिका है 2.5। तो इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें। उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए तो करते हैं इस तालिका से। आपके पास में है जंतु का नाम चींटी, और चींटी करती है किस प्रकार गति? तो गति का प्रकार होता है इसका चलना। गति के लिए प्रयुक्त शरीर का अंग क्या है इसका? टांगे होती हैं। बकरी बकरी चलकर और कूदकर गति करती है और गति के लिए अंग क्या है इसका? टांगे हैं। कबूतर उड़कर गति करता है, चलता भी है थोड़ा बहुत लेकिन वो काउंट नहीं कर रहे हैं, शायद वो इसी वजह से कि कम चलता है, उड़ता ज्यादा है। और गति किससे करता है? पंखों से। मक्खी चलती भी है और उड़ती भी है, पैरों की हेल्प से चलती है और पंखों की हेल्प से उड़ती है। इसी प्रकार मछली मछली के बारे में आप लिखेंगे गति किस कैसे करती है? तैरती है वो तो पानी में केवल, और इसमें क्या होते हैं? पख होते हैं। आगे बहुत सारे जंतु हैं तालिका में और आप चाहें तो उन जंतुओं के नाम लिखकर उनकी गति का प्रकार और गति के लिए इस्तेमाल होने वाले अंग के बारे में लिख सकते हैं। अतः हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं तालिका से कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद भी सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं इन्हें चलने में सहायता करते हैं। जो चित्र और तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग और अन्य विशेषताओं में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए हम कर सकते हैं। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक वैज्ञानिक परिचय है। वैज्ञानिक हैं अब एक, तो उनके बारे में जान लेते हैं। कौन है? जानकी अम्माल। जानकी अम्माल के बारे में जानते हैं। 1897 से 1984 तक रही हैं ये। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में भी उन्होंने भारत में पौधों के विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। तो आपने वैज्ञानिक जानकी अम्माल के बारे में जाना। अब ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन था क्या, उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय के बारे में है। संरक्षित करना मतलब बचाकर रखना, सुरक्षित रखना एक तरह से। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा था। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूक कार्यक्रम किया, संपादक को पत्र लिखा, समाचार पत्रों में भी लेख लिखे गए, सेमिनार हुई, अंत में न्यायालय में याचिकाएं पड़ी, अपील हुई और उसके साथ ही सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया गया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा और वहां से जो जैव विविधता थी वो नष्ट नहीं हो पाई। आगे जानते हैं विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतुओं के बारे में।
संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान कभी आप जब घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर या इवनिंग वॉक पर या दिन में, तो सैर के दौरान आपने अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है और जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड शरीर और पख, जिन्हें फिन कहते हैं अंग्रेजी में, वो होते हैं। चित्र है आपके पास 2.8। और बकरी घास वाले क्षेत्रों में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार और आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। मछली के आपको पख नजर आ रहे हैं जिन्हें फिन कहते हैं। इन फिन की हेल्प से ही ये तैरती है। पूंछ की वजह से क्या करती है, आप सोचें। चलो सोच लिया होगा। पूंछ से क्या करती है, ये डायरेक्शन चेंज करती है। जब ये तैर रही होती है तो लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, वो इस पूंछ की सहायता से ही होता है। बकरी के बारे में आप जानते हैं, टांगों की हेल्प से भूमि पर चलती है। आगे आते हैं, तुलना और विश्लेषण कर लेते हैं। चित्र 2.6 पीछे है, श्याम पट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाकर देखें। यानी अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा। जो चित्र अभी ऊपर बना हुआ था जहां पर बहुत सारे जीव जंतु थे, उसके बारे में बात हो रही है, अथवा आप जिनके बारे में जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों की एक तालिका दी हुई है। जैसे मरुस्थल में कौन रहता है, ऊंट। पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष होता है, पर्वत जहाँ होते हैं। महासागरों में मछली रहती है क्योंकि पानी में रह सकती है। जंगल में शेर रहता है। अन्य किसी स्थान के बारे में लिख सकते हैं, जैसे पेड़ पर लिख सकते हैं, पेड़ पर कौन रहता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे जंतुओं पक्षियों के बारे में आप लिख सकते हैं जो सजीव हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं, आपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। मरुस्थल का पौधा दिखाया हुआ है नागफनी का आपके सामने। इस पर कांटे होते हैं, मांसल तना होता है और मोटा होता है। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। यानी वो राजस्थान गया था। कौन, कोई एलेक्स है। जैसे आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट हो और उसे याद आ जाए कि मैं वहां गया था, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में चले जाते हैं। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में देवदार का पौधा देखा था। जो चित्र आपके सामने है, चित्र में दिख भी रहा है, पर्वतीय क्षेत्र का ये देवदार का पौधा इस तरह का होता है। साथ ही उसने बताया कि वृक्ष शंकुआकार, शंकु के आकार का होता है। शंकु जैसे आप आइसक्रीम वगैरह भी लेते हैं तो, या कैप होता है जोकर का, ये शंकु होता है। तो शंकु के आकार का है ये आपके सामने देवदार का वृक्ष। इसकी शाखाएं कैसी हैं, लचीली हैं और झुकी हुई हैं। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे, यानी चाहे मरुस्थल का नागफनी हो या पर्वतीय क्षेत्र का देवदार, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पता लगाते हैं ऐसा क्यों होता है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नागफनी का पौधा मरुस्थल में क्यों होता है और देवदार का पौधा पर्वतीय क्षेत्र में क्यों होता है। तो मरुस्थल में पानी कम है बहुत, जिससे कि आगे शुष्क मरुस्थल में दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हो। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। संग्रहित मीन्स इकट्ठा कर सकते हैं और उस जल से बहुत दिनों तक वो काम चला सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता भी करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय हिमपात होता है, बर्फ गिरती है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी हो जाती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से
फिसल जाती है। देवदार के जो वृक्ष हैं उनकी शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। देवदार ऐसा हुआ, बर्फ अगर आई भी तो वो फिसल के नीचे गिर गई। अब आप समझ गए होंगे विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण भी होती है। जो भिन्न परिस्थितियां वो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट दोनों को देखिए आप। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इन अंतरों के कारण ऊंटों में क्या लाभ होते हैं देख लें आप। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के जो ऊंट हैं ये नजर आ रहे होंगे। लद्दाख में ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट ये रहा। दोनों में क्या अंतर आया? इसके शरीर पर बाल कम हैं और इसके शरीर पर बाल ज्यादा हैं। इसके शरीर पर बाल होने से क्या हुआ कि इसके शरीर की जो एनर्जी है, गर्माहट है, वो बनी रहती है और इसे ठंड कम लगती है। और इस पर बाल नहीं है, कम है इसके शरीर पर बाल, जिससे कि इसके शरीर का जो टेम्परेचर है वो गर्मी बाहर की तरफ निकलती रहती है, जिससे कि ये अपने आप को ठंडा महसूस करता है। और ऊंट के बारे में जान लेते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊंटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स जो है एक स्टूडेंट, उसने बताया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के पैर जो लंबे पैर होते हैं, चौड़े खुर ऊंटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरे और ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की जो ऊंचाई है और पैर हैं वो गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन इकट्ठा कर लेते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थलों के ऊंटों के पीठ में क्या होता है? कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता करता है, सहायक होता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊंटों में दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है उस समय, उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। दो कुबड़ों का जो भोजन है वो इनके काम लंबे समय तक आता रहता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल भी होते हैं, जो हम अभी बता रहे थे आपको, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायता करते हैं, नहीं तो वो ठंड से ही मर सकते हैं। मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी विशेषताएं सहायक हो सकती हैं? आपसे क्वेश्चन है। तो कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान के रहने वाली एक काशी है, उसने बताया कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी टॉयलेट कम करते हैं, और उनका गोबर जो होता है वो भी सूखा होता है और पसीना भी नहीं आता। चूंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, यानी इनके शरीर से पानी नहीं निकलता, कम पानी निकलता है, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। कौन से? राजस्थान के मरुस्थल के। अब आते हैं माया। माया है कोई स्टूडेंट। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस या रोडोडेंड्रॉन के विषय में बताया। ये रहा आपके सामने बुरांस का पौधा, ये नीलगिरी में पाया जाता है। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है, इस पौधे की ऊंचाई कम है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं से जीवित रह सके। पत्ते अगर बड़े हो जाएंगे तो वजन हो जाएगा और हवा की वजह से टूटने का डर रहेगा इस पौधे को, इसलिए इसमें इस प्रकार से अनुकूलन आ गया है कि वो वहां की परिस्थिति में आराम से जीवित रह सकते हैं। सिक्किम की रहने वाली एक पेमा है, उसने बताया कि पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ये नीलगिरी का बुरांस हो गया, इधर हो गया अब सिक्किम का बुरांस। सागर ने अपने सहपाठियों को बताया कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है। आगे हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के सक्षम बनाती हैं,
इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यहां से इसका एक डिफाइन हो सकती है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, उन्हें वहां जो जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं, और ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को विशेष क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, इसी को अनुकूलन कहते हैं। देवदार के पेड़ का आकार, बुरांश की ऊंचाई में ऐसे अनुकूलन है जो पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में वो सक्षम होते हैं। वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आवास। एक डिफाइन हो जाएगी आपकी परिभाषा, जो आप याद कर लेंगे, इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास जो होता है वो समुद्र होता है या महासागर होता है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए क्या क्या देता है, भोजन, जल, वायु, आश्रय यानी रहने की जगह और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक वैज्ञानिक और हैं, इनसे परिचय करा देते हैं आपका। वैज्ञानिक हैं सलीम अली जी, 1896 से 1987 तक रहे हैं ये। इन्होंने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की। उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया गया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय भी किए। केवलादेव एक राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट पक्षी अभ्यारण्य, मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला भी लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता, और उनके योगदान के लिए 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आपके लिए हो गया कि सालिम अली जो हैं इनको तब पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, 1976 में। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, सालिम अली जी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप टाइम टू टाइम याद करते रहेंगे, जिससे कि आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किन किन भिन्न भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। यह विधि तो यह होती है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं उनके आधार पर समूह बना सकते हैं। एक विधि तो ये होगी। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं, और वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं का आवास जो वो जलीय आवास कहलाता है, जैसे तालाब, झील, नदियां, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जो होते हैं वो जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर जंतु भी कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए, खत्म हो जाए, रहने लायक ना रहे, तो क्या होगा। यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, सोचकर देखें। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों या ऐसे जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे अपने बचपन में देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं या दिखते ही नहीं है। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास ही नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। यानी ये चीजें उन्हें ना तो उन्हें घर मिल पाता, ना भोजन मिल पाता। तो जब भोजन और घर ही पहली आवश्यकता नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, वो इस दुनिया से उनका नामो निशान धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है, यानी वो विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं, और इसमें से जैव विविधता की ही हानि होती है। सभी का अपनी अपने स्थान पर रहना जरूरी होता है। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं भी आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं इसे, यह आरंभ की थी।
चीता की संख्या पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना भी चलाई गई। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में भी गोडाउन के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर कोई भी यानी कि एक्टिविटी, मानवीय एक्टिविटी नहीं कर सकते, जिससे कि इन जीव जंतुओं के आवास में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आए। आगे है परंपरागत रूप से संरक्षित वन या पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? पवित्र उपवन वह आबादित क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर होते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा, यानी जहाँ वो लोकल लोग रहते हैं वहां के, उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने या क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा हो गई। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए कि आपके यहाँ पर भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पेड़ पौधों को ना काटा जाए या जंतुओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा की आवश्यकता है, ताकि पौधे और जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। यहाँ पर आते हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आपके सामने है। आप एक बार क्या करें, विश्लेषण करना है, तुलना करना, सृजन करना, अन्वेषण करना, समूह बनाना, अवलोकन करना, अंकित करना या संबंध ढूंढना, ये सारी चीजें आई हैं। और साथ में ये शब्द जो हैं ये भी आपके इस पाठ में इस्तेमाल हुए हैं। सारांश में क्या कह सकते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है? नंबर 1, हम विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानताएं और भिन्नताएं होती हैं। पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधारों पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को ही हम समूहन भी कहते हैं। पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर उन्हें शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बना सकते हैं। पौधों के उनके बीज में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और पौधों के रूप में समूह बना सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे जो हैं वो सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास प्रदर्शित करते हैं। उनमें झकड़ा यानी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री वाले जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास प्रदर्शित होता है और जड़ें कैसी होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति भी पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह भी बना सकते हैं हम। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं क्या कहते हैं? उसे आवास कहते हैं। ये सार रूप में पढ़ रहे हैं हम, एक बार इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, और मोटा मोटा एक रिवीजन भी हो जाएगा। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों के थलीय और जलीय के रूप में समूह भी बना सकते हैं हम। अब आवास की क्षति से जैव विविधता को हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे और जंतु जीवित बचे रह सकें और हमेशा फलते फूलते रहें। ऐसा ना हो कि हम कहानियों में ही जीव जंतुओं के बारे में बताएं अपनी आने वाली पीढ़ियों को। और यहाँ पर आपके सामने कुछ सीखने के लिए दिया गया है, आप इनके समूह बना सकते हैं। पढ़ लें इन्हें आप आसानी से। आपके करने के लिए है, ये फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है इनमें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, फिर से याद दिला दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपकी लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें लगे कि हाँ हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। और भी सीखने के लिए है हमारे पास में, इसे भी हम सीख सकते हैं। ये आपके करने के लिए ही है सारी रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने ये आई होप सब कुछ पढ़ लिया है और बड़े अच्छे से आपका मन भी लगा है। मिलते हैं नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ। चैप्टर 2 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।